हेलो दोस्तों, दिस इज़ दीपक हियर। हमने लास्ट वीडियो में हमारे मैथमेटिक्स रीट लेवल 2 रीट बोल दो या थर्ड ग्रेड भी बोल देते हैं अपन, है ना। रीट तो अपना प्री एग्ज़ाम हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं थर्ड ग्रेड। ठीक है, राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के जो अपने 16 टॉपिक्स हैं, रीट नहीं बोलेंगे अपन, थर्ड ग्रेड बोलते हैं इसको, ग्रेड थर्ड या थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम जिसका अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आना बाकी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, चिंता मत करो आप। एग्ज़ाम उसी टाइम पर होगा जिस टाइम पर इन्होंने बताया गया है, मतलब जनवरी में। तो एग्जैक्ट डेट आ जाएगी आपकी, फॉर्म भी डलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में अपने 16 टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा की थी। तो आज हम ले रहे हैं हमारा पहला टॉपिक जो होगा हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ये टॉपिक नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हो गया अपना। चलो, तो शुरुआत से शुरू करते हैं हम प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर से। वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती है, गणना यानी कि काउंटिंग, किस में प्रयुक्त होती है? अपने काउंटिंग में। ठीक है, काउंटिंग में प्रयुक्त होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये सभी संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है? अपने एक से प्रारंभ होती है। ठीक है, 1 2 3, तो ये लिखा है यहाँ पे नीचे इन्होंने कैपिटल N, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, आगे तक जा रही है। ठीक है, तो ये होगी अपनी क्या? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद होती है अपनी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर में अब क्या है आपका? यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर शून्य को भी शामिल कर लें तो प्राप्त समुच्चय पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में बदल जाता है। इसे हम किसे W द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, उन्हीं में हम क्या ऐड कर दें? ज़ीरो को ऐड कर दें। अगर ज़ीरो को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाता है? आपका पूर्ण संख्याएं बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा W, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार होगा? 0 1 2 3 4 5 अप टू आगे तक, जहाँ तक भी हम लिखेंगे। किसी भी संख्या के लिए शून्य योज्य तत्समक का कार्य करता है। ठीक है, 0 क्या होता है आपका? योज्य तत्समक होता है। और किसी भी संख्या के लिए एक क्या होता है आपका? गुणन तत्समक होता है। पहली बात तो तत्समक या आइडेंटिटी किसे कहते हैं? तत्समक या आइडेंटिटी उसे कहते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या, जैसे मानो मैंने कोई वास्तविक संख्या ली, स्मॉल है, ठीक है, उस वास्तविक संख्या के लिए जो हमारी संक्रिया है, जैसे योग संक्रिया, ठीक है, एडिशन, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव वो अवयव होगा जिससे मैं ई को क्या बोल रहा हूँ? तत्समक अवयव बोल रहा हूँ। ए क्या है मेरा? वास्तविक संख्या, और ई क्या है? तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव की परिभाषा ये बोलती है कि वास्तविक संख्या में मैं क्या जोड़ूँ। ठीक है, और मैं किस संक्रिया के लिए बात कर रहा हूँ? योग संक्रिया के लिए। वास्तविक संख्या में क्या जोड़ूँ कि वापस वही वास्तविक संख्या मुझे प्राप्त हो जाए। तो आपको सबको पता है ही सही कि ए में मैं क्या जोड़ूँ कि ई बराबर क्या जोड़ूँ? मैं ज़ीरो जोड़ूँ। तो ए में ज़ीरो जोड़ूँगा, वापस ए आ जाएगा। तो यानी कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है हमारा? ज़ीरो होता है। उसी प्रकार अगर मैं लिखूँ ए गुणा ई बराबर ए, यानी कि मैं एक वास्तविक संख्या ए में किस संख्या का गुणा करूं कि मुझे वापस वही वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए, तो ये गुणन तत्समक अवयव क्या हो जाएगा मेरा? ई बराबर 1। ठीक है, यानी कि मैं किसी भी संख्या को जब एक से गुणा करूंगा तो मुझे वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा? इसका सीधा सा मतलब ये होगा हमारा कि किसी भी संख्या के लिए शून्य क्या होगा? अपना योज्य तत्समक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? गुणन तत्समक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पूर्णांक के बारे में। देखो, पूर्णांक की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करने पर वह पूर्णांक में बदल जाती है। ठीक है, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं W, इन्हीं को अगर हम धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे तो वो पूर्णांक में बदल जाती है। इन्हें हम I अथवा Z द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इन्हें लिखने के लिए संख्या रेखा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। पूर्णांकों को लिखने के लिए संख्या रेखा, यानी कि अपनी ये नंबर लाइन होती है अपनी वास्तविक संख्या रेखा, ये होती है हमारी वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा,
तो ये वास्तविक संख्या रेखा पर हमने सभी वास्तविक संख्याओं को, पूर्णांकों को निरूपित कर रखा है, जिसमें हमारी वास्तविक संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3। नेगेटिव में बात करें तो -1, -2, -3 इधर की तरफ। तो ये तो क्या हो जाएंगे अपने ऋणात्मक पूर्णांक, और राइट साइड में क्या हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। 0 क्या हो जाएगा हमारा उदासीन। इसको I या Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 1, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। -1 है ना सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा। वास्तविक संख्या रेखा पर अगर हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो हमें दाईं तरफ वाले नंबर्स हमेशा क्या मिलेंगे, सबसे बड़े मिलेंगे। तो यानी कि बाईं तरफ जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये सब क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है, क्या हैं, छोटे हैं। और राइट साइड में जो है वो क्या है, बड़े हैं। तो -1 क्या होगा आपका इन सभी ऋणात्मक नंबर से बड़ा होगा, और 0 सभी ऋणात्मक नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। दो पूर्णांक जिनका योग 0 हो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं, ये एक दूसरे के ऋणात्मक भी कहलाते हैं, ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब हो जाएगा आपका, जैसे अगर मैं कोई रियल वास्तविक संख्या लूँ, जैसे कोई a वास्तविक संख्या है, तो उसको मैं किस में, मतलब इसको मैं किससे जोड़ूं कि मुझे योज्य प्रतिलोम 0 प्राप्त हो जाए। तो a में मैं क्या जोड़ूंगा, अगर मैं a में -a जोड़ दूं, ठीक है, तो -a जोड़ने पर मुझे योज्य प्रतिलोम 0 प्राप्त हो जाएगा। तो दो पूर्णांक जिनका योग 0 होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, योज्य प्रतिलोम होंगे, यानी कि a तथा -a एक दूसरे के क्या होंगे, योज्य प्रतिलोम होंगे। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उस पूर्णांक का चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जाता है। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5। अब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं 5 में -5 जोड़ूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0, जो कि क्या है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। उसके बाद -3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, +3। एक दिए हुए पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाने के लिए हम दिए हुए पूर्णांक में उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद संख्या रेखा पर किन्हीं दो पूर्णांकों की तुलना करने के लिए हम संख्या रेखा पर उनकी स्थिति क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, तथा वह पूर्णांक जो दाईं ओर स्थित है वो क्या होता है, बड़ा। मैंने आपको बताया था कि बाईं तरफ वाला तो क्या होगा आपका छोटा होगा, और दाईं तरफ वाला क्या होगा, हमेशा आपका बड़ा पूर्णांक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दशमलव संख्या की, ठीक है, तो दशमलव संख्या जो है हमारी, दशमलव संख्याएं होती है आपकी दो प्रकार की। एक तो होती है शांत, जिसका अंत युक्त यानी कि जिसका अंत हो जाता है, और एक थी अशांत यानी कि अंत रहित, यानी कि जो अशांत। अशांत को ऐसे याद रख लो, जो शांत नहीं होती है कभी, यानी कि चुपचाप नहीं बैठ रही, हमेशा भागे भागे फिर रही है। भागे भागे फिरने का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई उसकी वैल्यू आती जा रही है, यानी कि वो अप टू इन्फिनिटी तक चलती रहती है। और शांत क्या होती है, जो चुपचाप बैठ जाती है। चुपचाप बैठने का मतलब भी जैसे 1/2 बराबर 0.5, 5 के आगे कोई संख्याएं नहीं आएगी, ये दशमलव संख्या यहीं पर ख़त्म हो गई। और अशांत में दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो आवृत्ति, यानी कि जिसमें एक तो आवृत्ति करेगी और एक अनावृत्ति, यानी कि एक तो रिपीट होगी और एक रिपीट नहीं होगी। तो आवृत्ति में क्या होगा, पुनरावृत्ति युक्त होगी, यानी कि उसमें सेम नंबर बार बार रिपीट होगा। जैसे 1/3 को लिखते हैं हम 0.33333, तो यानी कि यहाँ पर संख्या 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। और अनावृत्ति क्या होगी, पुनरावृत्ति रहित, यानी कि जिसमें संख्या रिपीट नहीं होगी। जैसे √2 है हमारा, तो यहाँ जाएगा 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, यानी कि अगर आप इसको देखोगे ना तो इसमें आपको एक सीक्वेंस नहीं मिलेगी। मतलब आप ये नहीं बता पाओगे कि 4 के बाद 1 आया, फिर 4 आया, तो फिर क्या आएगा, जैसे फिर 2 आ गया, फिर वापस 1 आ गया, फिर 3 आ गया, यानी कि इसका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है ना। पुनरावृत्ति रहित यानी कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता। अब इसी को अगर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करें तो शांत दशमलव संख्याएं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर, ठीक है। शांत दशमलव संख्याएं जो कि चुपचाप बैठ जाती है, वह दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के बाद प्रसार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। इन्हें अंतयुक्त दशमलव संख्याएं भी कहते हैं, यानी कि अंत हो जाता है जिनका। इसका हर 2m × 5n रूप का होता है, अर्थात शांत दशमलव संख्याओं का हर या तो 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या 2 व 5 दोनों की घात के रूप में होता है। यानी कि जो भी आपकी शांत संख्याएं होंगी वो या तो नीचे हर में 2m यानी कि 2 की घात में कुछ ना कुछ होगा आपके, या तो 2 की घात में कुछ ना कुछ होगा,
या 5 की घात में कुछ ना कुछ होगा, या 2 इंटू 5 की घात में कुछ ना कुछ होगा हर में। अगर वो हर में ऐसा कुछ आता है तो वो दशमलव संख्याएं शांत होगी, वरना क्या होगी, अशांत होगी। सभी शांत दशमलव संख्याएं सदैव क्या होगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सभी शांत दशमलव संख्याएं क्या होगी, आपके परिमेय संख्याएं होती है। ये जो है आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। चलो, जैसे अगर हम बात करें कि 1/2 बराबर 0.5, 1/8 बराबर 0.125, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 1, और ये हो गया 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, यानी कि हर में क्या है, मुझे 2 की पावर कुछ मिला, ठीक है। ये होगी मेरी शांत दशमलव संख्याएं। याद करने वाली चीज़ क्या होती है कि शांत दशमलव संख्याएं सदैव क्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी, और इनका जो हर होगा ना आपका, वो क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होगा। और m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो अगर जैसे मान लो n की वैल्यू 0 हुई, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 0, यानी 5 की पावर 0 1, यानी कि 2 की पावर m बचा। और अगर m 0 हो गया तो 5 की पावर n बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 5 की पावर n, यानी कि 2 की, या तो 2 की पावर में कुछ हो, या 5 की पावर में कुछ हो, या 2 इंटू 5 की पावर में कुछ हो हर में, तो वो क्या होगी, सदैव परिमेय संख्या होगी। अशांत दशमलव संख्याओं की बात करें हम, अगली है हमारी अशांत दशमलव संख्याएं, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर्स। वह दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के बाद प्रसार क्या समाप्त नहीं होता, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठती, अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अंत रहित दशमलव संख्याएं भी कहते हैं। अशांत दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होगी, आपके 2 प्रकार की होगी, एक तो होगी आवृत्ति, एक होगी अनावृत्ति वाली, ठीक है। आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं वह अशांत दशमलव संख्याएं हैं जिनमें दशमलव के बाद किसी एक अंक या अंकों के एक समूह की क्या होगी, बार बार आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन होगा। आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, इसे अंत रहित पुनरावृत्ति युक्त दशमलव संख्या भी कहते हैं, ठीक। सभी आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं सदैव क्या होगी, आपके परिमेय संख्याएं होगी। ये पॉइंट भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। सभी आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं सदैव क्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो अशांत हैं लेकिन उनमें एक फिक्स नंबर की क्या हो रही है, आपके आवृत्ति हो रही है, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या, यानी कि ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 22/7, इसमें 1 4 2 8 5 7 ये नंबर क्या होता है, रिपीट हो रहा है। जैसे 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी 22/7 क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार 1/3 भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये वाला, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा शो हो जाएगा कि हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था मैंने। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। आवृत्ति दशमलव संख्या को किस में बदलना, भिन्न में बदलना, ठीक। देखो कैसे बदलेंगे, पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या बटा दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 व बिना बार के अंकों की संख्या के बराबर 9 के आगे 0 लिख देंगे। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देखो, 4.107 और 0 और 7 के ऊपर क्या है, मेरे पास बार लगा हुआ है 0 और 7 के ऊपर। देखो पहली लाइन पूरी संख्या, पूरी संख्या क्या है 4107, लिख दी पूरी संख्या। उसके बाद बिना बार वाली संख्या, बार किस किस पे नहीं है, 4 और 1 पर नहीं है, 0 और 7 पे लगा हुआ है, तो 4 और 1 यहाँ लिख दिया। फिर बटा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9, कितने पे बार है, 0 और 9, यानी 2 अंकों पे बार है, तो कितने 9 आ गए, 2 बार 9 आ गए, ठीक है। 2 बार 9 आ गए, क्या हो गया, देखो
दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगा दिए, तो कितने अंकों पे बार है 0 और 7 पे, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 आ गए। उसके बाद बिना बार के अंकों की संख्या के बराबर 9 के आगे 0 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिस पर बार नहीं है, यानी कि एक ये जो है ना अपना, इस पर बार नहीं है यानी कि एक संख्या है, तो यहाँ कितने 0 आ गए, 1 0 आ गए। ये हो गई हमारी संख्या जिसको हमने किस में बदल दिया, परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर दिया। इसको सोल्व कर लोगे तो ये आपकी ये जो दशमलव भिन्न थी, ये दशमलव संख्या थी, ये किस में चेंज हो गई, आपकी परिमेय संख्या में चेंज हो गई। उसके बाद हम बात करें अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं। वह अशांत दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के पश्चात किसी एक अंक या अंकों के समूह की बार बार आवृत्ति नहीं हो, वो क्या होगी, आपकी अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं कहलाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम, अंत रहित पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्या भी कहेंगे। सभी अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं सदैव क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये भी याद रखने लायक बात होगी आपकी। सभी अनावृत्ति यानी कि जो रिपीट नहीं हो करे खुद को, अशांत दशमलव संख्याएं जो ख़त्म नहीं होगी, सदैव क्या होगी, आपके अपरिमेय संख्याएं होगी। इसका एग्जाम्पल देखें हम तो पाई, √2, √3 और √5, ये सभी क्या हैं, आपके अशांत दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि जब हम सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो पाई को क्या लिख देते हैं हम, पाई को लिख देते हैं हम कभी कभी 22/7 लिख देते हैं, और इसी को कभी कभी क्या लिख देते हैं, 3.14 भी लिख देते हैं, है ना। वो तो आगे भी वैल्यू चलती है इसकी, लेकिन हम 3.14 लेकर काम चला लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि 22/7 जो है ना, 22/7 वो अप्रोक्सीमेशन है पाई का। तो 22/7 खुद क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखो ये मैंने यहाँ ऊपर प्रूफ कर रखा। उसके बाद 3.14 इसी का रूप है 22/7 का, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है ना, पाई ये खुद क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ये पाई। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको पाई देकर पूछा जाए कि किस प्रकार की संख्या है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में देकर पूछे कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो वो कौन सी संख्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उसे आप 22/7 को पाई मानकर अपरिमेय मत बता देना। या फिर अगर वो लिख के दे कि 3 दशमलव, जैसे ये लिख दे 3.1428557, ठीक है, जो कि किसका, वो ये नहीं बोलेगा कि ये पाई का मान है, बस वो लिख के दे देगा कि ये बताओ ये संख्या जो है आपके परिमेय है या अपरिमेय है। तो अगर वो रिपीट हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगी, वो परिमेय हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली है। उसके बाद हमारा एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर 1। तो इसमें क्या है कि 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा। ठीक है। तो ये पूछा है उसने कि शांत दशमलव होगा, आवृत्ति अशांत होगा, अनावृत्ति अशांत होगा, या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक। तो देखो शांत होगा, या पहली बात तो, सबसे पहली बात तो बेसिक चीज़ तो कि या तो शांत होगा, ठीक है, या क्या होगा, अशांत होगा। इन दोनों में से एक होगा। फिर अशांत के 2 रूप होते हैं, या तो आवृत्ति होगा या अनावृत्ति होगा। अब शांत तो कब होता है अपना, या तो हर में क्या हो, 2 की पावर m × 5 की पावर n रूप हो। तो यहाँ 7 को इस प्रकार हम लिख ही नहीं सकते, तो ये शांत तो होगा नहीं, होगा क्या, अशांत। तो शांत तो होगा नहीं। ठीक है। अब या तो क्या होगा, अनावृत्ति अशांत होगा या आवृत्ति अशांत होगा। ठीक है। तो अनावृत्ति अशांत कब होता है, ये जब ये संख्या क्या होती, अपरिमेय संख्या होती। ठीक है। अनावृत्ति अशांत कब होता, जब ये संख्या क्या होती, अपरिमेय संख्या होती। अब अगर अपरिमेय संख्या होती तो उस समय p/q के रूप में नहीं लिख पाता, और चूँकि ये p/q रूप में लिख रखी है इसने 1/7 के रूप में, तो यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये क्या होगी, आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या होगी। तो ये बिना मैंने कैलकुलेशन किए बता दिया। देखो इसने व्याख्या में भी लिखा है
किसी भी भिन्न को दशमलव रूप से जानने के लिए सर्वप्रथम भिन्न का सरलतम रूप लेते हैं, उसके उपरांत हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर 2 व 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या क्यों न आ जाए तो भिन्न का दशमलव स्वरूप आवृत्ति अशांत दशमलव होगा, अथवा 2 अथवा 5 अथवा 2 और 5 दोनों ही है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है तो भिन्न का दशमलव रूप शांत दशमलव संख्या होगा। इसी को उसने थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या करके लिखा है, जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया। चलो, नंबर दूसरा है हमारा एग्जाम्पल 7/640 के दशमलव स्वरूप में दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, है ना। दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, तो यानी कि ये शांत है। इसने पूछा है ना कुल कितने अंक होंगे दशमलव के बाद, तो शांत होगी, इसने खुद बोल दिया। अब कितने होंगे, 5, 6, 7, 8 जो भी होंगे वो देखने पड़ेंगे। देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हर के अभाज्य गुणनखंड करके उसमें क्या करेंगे, 2 व 5 की घात के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन था मेरा 7/640, और जिसकी घात अधिक होगी वह जितनी होगी उतने ही दशमलव के बाद क्या होंगे, अंक आपके होंगे। जैसे 7/640 को लिखा मैंने बराबर करके 7/2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ 2 की घात अधिक है जो कि कितनी है, 7 है। तो अतः दशमलव के बाद 7 अंक जो है आपके इस संख्या में होंगे। अब देखो साफ सुथरी सी बात है कि हर में 640 जो है उसके गुणनखंड करके मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1। अब अभाज्य गुणनखंड करना तो आई होप आप सबको आते ही होंगे, फिर मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रख सकता हूँ कि आपको ये आता होगा। देखो 640 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले देंगे 2 का भाग 3 बार, 2 बार 0, फिर वापस 2 का भाग 1 बार, 6 बार 0, वापस 2 का 80, वापस 2 का 40, वापस 2 का 20, वापस 2 का 10, वापस 2 का 5, वापस 5 का 1। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर 7 और इंटू 5 की पावर 1। तो देखो इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की पावर कितनी है 7, तो 2 की पावर क्या है ज़्यादा, और 7 है, तो यानी कि दशमलव के बाद 7 अंक तक क्या होंगे आपके इसके अंक होंगे। तो यानी कि आपको यहाँ भाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिना भाग लगाए आपको पता लग जाएगा कि आपके दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन वो है आपसे पेपर में पूछकर, अगर आपको ये तरीका पता नहीं होता तो आप भाग लगाते टाइम ख़राब कर लेते, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखें परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होंगी आपकी, देखो अभी अपन ने ऊपर देखा था, एक तो वो संख्याएं जो कैसी है, शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होंगी। और उसके अलावा अशांत लेकिन कैसी हो, 2 तरह की पढ़ी थी अशांत अपन ने, एक तो आवृत्ति एक अनावृत्ति। तो अशांत हो लेकिन कैसी हो, आवृत्ति। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं क्या होगी आपकी, परिमेय संख्या होगी। यानी कि ये भी आपकी परिमेय होगी और ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और q 0 नहीं हो सकता। q 0 होने पर क्या हो जाएगी, अपरिभाषितता की कंडीशन आ जाएगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होंगी, अर्थात परिमेय संख्याओं को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसे अनुपात युक्त संख्याएं भी कहा जा सकता है। परिमेय संख्याओं का व्यापक रूप p/q, ठीक है, जहाँ पे p और q क्या होंगे, पूर्णांक, और q क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि बटा में 1 लिखा जा सकता है। 4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि बटा में 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। -5 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में 1 लिखा जा सकता है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार -6 क्या है, परिमेय संख्या है, बटा में 1 लिखा जा सकता है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में 1 लिखा जा सकता है। 3/4 अपने आप परिमेय संख्या है। 5/13 परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ 4 भी 0 नहीं है, 13 भी 0 नहीं है। देखो यह आया 22/7। ये है आपकी खतरे की घंटी। क्या है भैया, खतरे की घंटी है ये 22/7। ये आपको कन्फ्यूज करेगा पेपर में अगर करेगा तो।
क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में 22/7 देखकर पाई भी आ सकता है, ठीक है। और पाई अगर ले आए आप तो उसको आप अपरिमेय भी बोल सकते हो, ठीक, जो कि अपरिमेय नहीं होता, ठीक है। पाई होता है आपका अपरिमेय, लेकिन 22/7 क्या होगा आपका? परिमेय ही होगा। उसके बाद 4.5 क्या है आपका? परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये शांत है। 3.67 क्या है आपका? परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये भी शांत दशमलव संख्या है, ETC, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब अपरिमेय संख्या में कौन सी दशमलव संख्या आएंगी आपकी? एक तो आएंगी अशांत, अशांत, और किस प्रकार की अशांत? अनावर्ती, जो रिपीट ना करे खुद को। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होगी आपकी? अपरिमेय संख्याएं होती है। जहाँ P व Q क्या हो? पूर्णांक को Q नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अर्थात इन्हें अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। किनको? अपरिमेय संख्याओं को। अतः इसे अनुपात रहित संख्याएं भी कहते हैं। अब देखो, पाई क्या हो गया आपकी? अपरिमेय संख्या। √2 क्या होगी आपकी? अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, ठीक है। तो वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जिनके दो दो के जोड़े ना बना पाओ आप, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2 × 3 इसके क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब यहाँ 2 × 2 तो है नहीं जो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, इसी प्रकार 3 × 3 भी नहीं है। 2 × 3 क्या हो जाएगी? 6 आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलो, उसके बाद बात करूँ मैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स में क्या आएगा आपका? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही क्या होगा? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे -5 परिमेय है, -5/9 परिमेय है, √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है। इन सभी संख्याओं को अगर मैं इकट्ठा कर कर एक सेट बना लूँ तो वो सेट किस संख्याओं का होगा? आपका R रियल नंबर्स का सेट होगा, ठीक। काल्पनिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी नंबर में कौन से आएंगे? वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या का होना ही काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल के अंदर, ठीक है। वर्गमूल के अंदर जैसे माइनस का कुछ भी संख्या ले लो, जैसे मैं a लिख देता हूँ, ये a आपका अंडर रूट में -2 हो सकता है, अंडर रूट में -3 हो सकता है, अंडर रूट में -6 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी? अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय नहीं, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। वो आपको पता ही होगा कि जैसे इसको फिर बाद में ऐसे भी लिख देते हैं अपन, अंडर रूट -a को अंडर रूट a आयोटा, यानी कि अंडर रूट में -1 को आयोटा लिख देते हैं हम, ठीक है ना। आयोटा जो कि काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा से आपका लेना देना है नहीं, वो जो अपने 11th-12th का पार्ट आ जाता है थोड़ा सा, तो उतना डीप आपको जाना नहीं है, बस आपको काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने, जैसे अंडर रूट में -2 आपकी काल्पनिक संख्या है, अंडर रूट में -3 काल्पनिक संख्या, अंडर रूट में -4 काल्पनिक संख्या। अब आप ये मत सोच लेना कि जैसे अगर मैं तो भैया अंडर रूट में -4 जो है इसको लिख सकता हूँ, माइनस का एक अलग लिख दिया, फिर उसको मैंने 4 के लिख दिया, 2 × 2 लिख दिया, 2 × 2 से ही एक जोड़ा बन गया 2 का, जो कि क्या आ जाएगा? वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। लेकिन ये अंडर रूट के अंदर -1 बचेगा ही बचेगा, जिसको क्या लिखूंगा मैं? 2 आयोटा लिखूंगा, यानी कि आयोटा यानी कि क्या है? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या, आयोटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट में -1, लेकिन मैं दोनों साइड, दोनों पक्षों को क्या करूँ? वर्ग कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आती है हमारी अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ठीक। चलो भैया, प्राइम नंबर्स के बारे में हम बात करें वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं व एक के अलावा, एक तो स्वयं का और एक का, एक यानी कि एक नंबर संख्या एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहलाती है। अर्थात वह धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात हो रही है? धनात्मक, क्योंकि बाद में बच्चे क्या होते हैं अपने परेशान होते हैं कि क्या ऋणात्मक संख्याएं भी इनमें आती है, तो ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। अभाज्य संख्याओं के बारे में हम सिर्फ धनात्मक संख्याओं के लिए ही बात करते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, केवल 2 ही गुणनखंड हो क्या होंगे? अभाज्य, यानी कि 2 से ज़्यादा होंगे, जैसे 3 भी हो गए तो क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। ठीक है, संख्या 1, इसका सर्वसम्मत गुणनखंड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 न तो क्या होगी? न तो भाज्य होगी और न ही अभाज्य संख्या। ये याद रखने वाली चीज़ हो गई भैया, खतरे की घंटी। 1 क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। उसके बाद संख्या 2 लें तो इसके 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो 1 और एक स्वयं 2। ठीक है, और मैंने बात की थी कि एक तो या तो स्वयंवर संख्या और एक जिसका गुणनखंड होगा वो क्या होगी? अभाज्य होगी। तो 2 क्या है? मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। ठीक है, 2 क्या है? सबसे छोटी। 1 तो क्या है? न तो भाज्य और न ही अभाज्य। 3 क्या है? 3 के गुणनखंड 1 या 3। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी? आपके अभाज्य हो जाएगी। 4 क्या हो जाएगी? 1, 2 और 4, यानी कि 1 और 4 के अलावा इसमें 2 का भी पूरी बार भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य। उसी प्रकार 5 में 1 और 5 का जाएगा तो ये अभाज्य। 6 में किस किस का जाएगा? 1 और 6 के अलावा 2 और 3 का भी भाग चला जाएगा, ये क्या हो जाएगी? भाज्य प्रकृति की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद वही अपना खतरे की घंटी। 1 न तो क्या है? भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है, जो कि एकमात्र सम संख्या है। यानी कि अभाज्य संख्याओं में सम संख्या एकमात्र केवल 2 ही है। ठीक है, 2 से बड़ी जितनी भी सम संख्याएं आएंगी वो कैसी होगी? भाज्य होगी। 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3 भैया। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। वह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 2 अंकों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 101 तथा सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है 997। ठीक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि 1 से 100 तक कितनी टोटल आपकी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से लेकर 25 तक तो 9 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 75 तक आपकी 21 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 100 तक आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आंकड़ा चाहे तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 9, 15, 21, 25। ठीक है, यानी कि अगर वो पूछे कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य है, तो आप बोलोगे 9 संख्याएं हैं। अगर वो पूछे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य है, तो आप बोलोगे 15 संख्याएं अभाज्य है। अगर वो पूछे 1 से लेकर 75 तक कितनी संख्याएं अभाज्य है, तो आप बोलोगे 21 संख्याएं अभाज्य है। और वो पूछे 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं अभाज्य है, तो आप बोलोगे 25 संख्याएं अभाज्य है। ठीक है, 9, 15, 21, 25, यह आंकड़ा याद रख लेना। 9, 15, 21, 25। चलो अगला ही क्वेश्चन पूछा उसने, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म होंगे? ठीक है, तो अभाज्य युग्म पूछे इस बार उसने, अभाज्य संख्याएं नहीं पूछी। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अभाज्य युग्म पूछे उसने, युग्म, संख्याएं नहीं पूछी। संख्याएं तो कितनी होंगी? 25 होंगी अभाज्य संख्याएं। उन 25 संख्याओं को लेकर मैं युग्म बनाऊंगा। ठीक है, तो अभाज्य युग्म। अब अभाज्य युग्म क्या होता है आपका, कि अगर मैं 2 अभाज्य संख्याएं लूँ, जैसे अभाज्य युग्म की डेफिनेशन देखो पहले तो। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें 2 का क्या हो? अंतर हो। यानी कि अगर उनमें दोनों को मैं अंतर लूँ तो क्या आ जाएगा? 2 का अंतर। जैसे मैं 2,3 लूँ तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, परंतु इन दोनों का अंतर 3 - 2 बराबर क्या है? 1। तो ये जो युग्म है 2,3, ये अभाज्य युग्म नहीं होगा, या युग्म अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 8 अभाज्य युग्म विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये संख्या ध्यान रख लेना कितने होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है ना, कैसे? 3,5 अंतर 2 का,
5 7 अंतर 2 का, 11 13 अंतर 2 का, 17 19 अंतर 2 का, 29 31 अंतर 2 का, 41 43 अंतर 2 का, 59 61 अंतर 2 का और 71 73 अंतर 2 का। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने बने? 8 युग्म बने। ठीक है। उसके अलावा 9 15 21 25 ये आंकड़ा भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलो इसके बाद हम बात करें निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? युग्म सह अभाज्य नहीं है यानी कि अभाज्य संख्याएं, चलो सीधी सी बात है, युग्म सह अभाज्य का मतलब क्या होता है आपका? युग्म सह अभाज्य संख्याएं, अभी हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो देखी थी अभाज्य युग्म की। चलो यहाँ एक और नई डेफिनेशन आएगी हमारे पास। सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, महत्तम समापवर्तक एक हो। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी महत्तम समापवर्त यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक क्या हो? एक हो, तो वह क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात a, b सह अभाज्य संख्या है तो HCF यानी कि मस बराबर 1 होगा तथा LCM क्या होगा उनका? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, यानी सहअभाज्य संख्याओं को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वो सहअभाज्य है तो उनका मस तो क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 11 और 12 को ले लो, 11 और 12 का मस लूँगा मैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मेरे पास 1 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 और 3 में भी क्या आ रहा है? कॉमन 1 आ रहा है। और 31 33 में भी कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर एलसीएम लूँगा तब भी 11 इंटू 12 करूँगा, इसका भी 1 इंटू 3 करूँगा, इसका भी 31 इंटू 33 करूँगा। लेकिन जो ये 8,10 है इसमें कॉमन क्या आ रहा है? मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF क्या जाएगा? देखो इसका HCF इन दोनों का गुणनफल नहीं आएगा। जैसे 8,10 का अगर मैं HCF निकालूँ, सॉरी LCM निकालूँ, HCF तो इसका 2 आ रहा है 8 और 10 का, और LCM अगर मैं निकालने जाऊँ तो यह आ जाएगा 4, यह जाएगा 5, यह जाएगा 2 5 2 और 5, तो यह जाएगा 8 इंटू 5, तो ये क्या आएगा आपका? 40 आएगा। यानी कि LCM क्या है 8 और 10 का? इसका LCM आया 40, जबकि इनका गुणनफल क्या है? 80 80। ठीक है, तो LCM जो है इनके गुणनफल के बराबर नहीं है, तो यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन भी आपने देख ली। ऐसी ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक तो क्या हो? 1 हो, है ना, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात इनका कुल मिला के ये अगला आप तो महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो क्या हो जाएगी? आपकी सहअभाज्य हो जाएगी। उसके बाद कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सदैव क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती है। अतः क्रमागत संख्याओं का मस 1 होता है तथा LCM उनका गुणनफल होता है। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं ले लो, नोट था आपका ये, इसको याद रखना नहीं तो आपका नोट लग जाएगा। दो क्रमागत संख्याओं को लो आप तो वो सदैव क्या होगी? सहअभाज्य होगी। अतः क्रमागत संख्याओं का मस क्या होगा? 1 होगा तथा उनका LCM क्या होगा? उनका गुणनफल होगा। जैसे दो क्रमागत संख्याओं की बात करूं मैं तो 9,10 इनका मस 1 है, 101,102 मस 1 है, 25,26 मस 1 हो जाएगा। उसके बाद भाज्य संयुक्त या यौगिक संख्याएं, ये कौन सा प्रकार आ गया भैया? इसको देखो, वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक क्या पाए जाते हैं? गुणनखंड पाए जाते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाएंगे तो वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं एवं 1 के अलावा अन्य संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाएगा तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4, अब इसमें 1 और 4 के अलावा 2 का भाग जा रहा है। 6, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 का भाग जा रहा है। 8, 1 और 8 के अलावा 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। 9, 1 और 9 के अलावा 3 का भाग जा रहा है। 10 में 1 और 10 के अलावा 2 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। 12, 1 और 12 के अलावा 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। 14, 1 और 14 के अलावा
2 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी? 4, 1 अंक की। हाँ वैसे 1 अंक से तो मतलब नहीं, सबसे छोटी की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या है आपकी? 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है आपकी। 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं का वर्गीकरण, कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो देखो 1 से 25 तक कितनी है? आप तो अभाज्य याद रख लो, उनको माइनस कर देना। जैसे 1 से 25 तक कितनी संख्याएं? 25 संख्याएं। उन 25 में से 9 घटा दो, 9 भाज्य घटा दो, जो बची वो क्या है? भाज्य हो जाएगी। उसी प्रकार 1 से 50 तक कितनी संख्याएं? 50, 50 में से 15 घटा दो, एक भी मिस करना पड़ेगा आपको। जैसे जो आपका 1 है ना, ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, तो यानी कि 24 में से आपको 15 माइनस करने पड़ेंगे। 24 में से 15 माइनस करने पड़ेंगे। उसी प्रकार ये 1 से लेकर 50 की बात करोगे ना, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? 49 में से 15 माइनस करोगे आप, तो आ जाएगा आपका 34। उसी प्रकार 1 से 75 की बात करोगे, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? 74 में से 21 को माइनस करना पड़ेगा, तो 53 आ जाएगा। और 1 से 100 तक की बात करोगे तो 99 में से आपको किसको माइनस करना पड़ेगा? 25 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी क्या आ जाएंगी? भाज्य संख्या आ जाएगी। ओके, देखो उसके बाद है आपका कैनोनिकल रूप। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। चलो, कैनोनिकल रूप, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन घात के रूप में लिखना कैनोनिकल रूप कहलाता है। जैसे 24 का कैनोनिकल रूप क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। सिंपल सी बात है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है घात के रूप में। नोट, किसी भी संख्या के सर्वसंभव गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सर्वसंभव गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा विभिन्न भाजकों की संख्या आदि ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या को कैनोनिकल रूप में लिखकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी हो जाएगी इस रूप से। इस रूप से आप किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे उनके बारे में बता सकते हो, ठीक है। सम गुणनखंडों के बारे में बता सकते हो, विषम गुणनखंडों के बारे में बता सकते हो, सभी गुणनखंडों के योग के बारे में बता सकते हो, सम गुणनखंडों के योग के बारे में, विषम गुणनखंडों के योग के बारे में, अभाज्य संख्याओं की संख्या तथा विभिन्न भाजकों की संख्या। इतना सारा डेटा जो है आप बता सकते हो कैनोनिकल फॉर्म से। तो आपके लिए कैनोनिकल फॉर्म जो है लिखना काफ़ी क्या है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम अभाज्य गुणनखंड की, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी कि उस संख्या को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। और उस अभाज्य गुणनखंड को कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 24, इसको कैसे लिखा था हमने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अभाज्य गुणन, 2 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, चलो अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में इसने लिखा है कि 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसी प्रकार से होगा। भाजकता के नियम ध्यान रखने हैं। थोड़े से आपके इकाई में 0 आ रहा है, 2 का भाग लगाओ। 360 आया, 0 आ रहा है, 2 का भाग लगाओ। फिर 0 आ रहा है, 2 का भाग। फिर 0 आ रहा है, 2 का भाग। 5 आ गया, सम नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। दोनों का योग 3 से विभाजित है तो 3 का भाग लगाओ। दोनों का योग 3 से विभाजित है, 3 का भाग लगाओ। 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार, तो क्या आ जाएगा? 720 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये हो जाएगी आपकी कौन सी फॉर्म?
कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। उसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 6। तो 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 540 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, संख्या को अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में कैनोनिकल फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद सभी घातों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी थी इसने, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी मेरे पास, जैसे 540 को लिखा मैंने 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो इनकी जो घात है 2, 3 और 1, तो 2 + 3 + 1 यानी कि 6। तो 6 क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, किसके, 540 के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 36 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ध्यान रखना आप, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं हम, जो ये घात में लिखा हुआ है ना, जिसे 2 की पावर 2, तो 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो यह आएगा मेरा 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो सभी गुणनखंड तो कितने होंगे इसके, टोटल 24। अभाज्य कितने होंगे, 6 होंगे। तो भाज्य कितने हो जाएंगे आपके, अभाज्य 6 हैं, टोटल 24 है, तो भाज्य हो जाएंगे आपके 24 में से 6 माइनस कर दो, तो ये आएंगे आपके 18 भाज्य गुणनखंड आएंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है 36 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, संख्या को अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में कैनोनिकल फॉर्म में लिखा। उसके बाद आधार में जितनी अभाज्य संख्याएं होगी उतने ही हमारे विभिन्न अभाज्य भाजक होंगे। जैसे 36 को लिखा मैंने 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो कितने अभाज्य नंबर्स आए, एक तो आया 2, एक आया 3। तो जितने अभाज्य नंबर्स आएंगे ना, उतने ही विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या होगी। तो कितने अभाज्य भाजक हो गए इसके, 2 अभाज्य। कौन सा, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया। उसी प्रकार अगर मैं 540 की बात करूं, तो 540 के अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 था। तो एक तो हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5। तो अभाज्य भाजक कितने हो गए इसके, टोटल 3 अभाज्य भाजक हो गए, ठीक है। गुणनखंड, चलो, किसी भी संख्या के गुणनखंड, संभव गुणनखंड वे सभी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे 12 के गुणनखंड क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, तथा सबसे बड़ा गुणनखंड खुद वह स्वयं संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या वह संख्याएं जिनके सर्वसंभव गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो, संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। वह संख्याएं जिनके सर्वसंभव गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो, ठीक। तो जैसे 6 के सभी सर्वसंभव गुणनखंड कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 6। इन सब का टोटल करो मैं तो क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, 6 क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। 6 क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। तो 1 से 100 तक की गिनती में केवल 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, एक तो 6 और एक 28। यानी कि अगर आप 28 का भी जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8,
2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें मैंने तो क्या मिला मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ 7। तो क्या क्या अभाज्य गुणनखंड बन सकते हैं इसके, एक तो 2 बन जाएगा, एक 7 बन जाएगा, एक 4 बन जाएगा, एक 14 बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा खुद एक तो होगा ही होगा और खुद 28 भी होगा। ठीक है, तो इन सब का अगर मैं योग करूँगा तो कितना आएगा, देखो 7 और 4 11, 12, 14, 14 दूना 28 और ये 28। ठीक है, तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये रहेगा अपना, यही वाला। तो आप तो 100 बात की एक बात ये याद रख लो कि 6 और 28 दो ही ऐसी संख्या हैं जो कि संपूर्ण संख्या हैं, यानी कि परफेक्ट नंबर है। nवीं संपूर्ण संख्या क्या होगी, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक, इसको थोड़ा बॉक्स बना देता हूँ मैं। टू की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये nवी क्या है, आपकी संपूर्ण संख्या होगी, जहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 5 7, यानी कि अभाज्य संख्या है आपको इसमें पुट करनी है। तो आपको क्या मिल जाएगी, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें से पूछा है इसने अगले क्वेश्चन में कि निम्न में संपूर्ण संख्या नहीं है। अब आपको ये तो पता है कि 6 और 28 तो है 1 से लेकर 100 तक में, तो 96 क्या होगी। अब एक से, आपको ये पता है अच्छे से कि 1 से 100 तक सिर्फ दो ही होती है, एक तो 6 होती है और 28 होती है। ये 100 से ऊपर हो गई तो इसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा, है ना, मतलब बात तो कर सकते हैं लेकिन मुझे पता नहीं है। ठीक है, 496 का, और 96 जो है 1 से लेकर 100 तक आती है, यानी कि 100 से छोटी है। मुझे पता है कि 100 से कम में सिर्फ दो ही, एक तो 6 और एक 28 है, यानी कि 96 क्या है, आपकी संपूर्ण संख्या नहीं है। आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर मैं इस सूत्र के से ही निकालूँ ना, जैसे n की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, 2 रखूँ, तो n की वैल्यू 2 रखने पे क्या मिलेगा, देखो 2 मिलेगा यहाँ से, और ये मिलेगा मुझे 4 माइनस 1 3, यानी 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6। उसी प्रकार n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 रखने पर 8 माइनस 1 7, तो ये आ जाएगा मेरे पास 28। ठीक है, तो ये दो ही नंबर मिलेंगे, 6 और 28, 1 से लेकर 100 तक के मध्य में। उसके बाद बात करें हम त्रिकोणीय संख्या, ट्रायंगुलर नंबर। पहली त्रिकोणीय संख्या है 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या है 3, 3 बिंदु के रूप में दिखाया, तीसरी त्रिकोणीय संख्या है 6, चौथी त्रिकोणीय संख्या है 10। त्रिकोणीय संख्या यानी कि इस तरह से डॉट 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 डॉट, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, वो अपने कोश, उपकोश और कक्षक। तो जो कोश होते हैं ना, 1s 2s 2p 3s, उनको हम भरने का क्रम रखते हैं, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s, उसके बाद p चालू हो जाता था, 2p 3p 4p 5p, फिर उसको अपन ऐसे ऐसे करते थे वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैसा ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। तो अतः nवीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी आपकी, nवीं त्रिकोणीय संख्या होगी आपकी n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, क्या होगी, n इंटू n प्लस 1/2 होगी nवीं त्रिकोणीय संख्या, जहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7 अभाज्य संख्या होगी। ये दो फॉर्मूले थोड़े से आपको क्या है, याद रखने पड़ेंगे। तो ये वाला संपूर्ण अभाज्य संख्या है, और nवीं त्रिकोण संख्या जो होगी उसका फॉर्मूला या सूत्र आपको ध्यान रखना है। चलो, शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान या फेस वैल्यू। किसी भी अंक का शुद्ध मान वह अंक स्वयं ही होता है। जैसे 8 6 4 5 में 8 का शुद्ध मान क्या होगा, 8 ही होगा। 8 6 4 5 में 6 का शुद्ध मान क्या होगा, 6 ही होगा।
स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में स्थित अंक का स्थानीय मान वह अंक जिस स्थान पर होता है उस स्थान के मान व उस अंक के शुद्ध मान का गुणनफल स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 9645 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा आपका? 9 लिया, उसके पीछे कितने अंक है? 1 2 और 3 अंक है, तो 3 0 लगा दी, यानी कि 1000 से गुणा किया तो ये क्या होगा? इसका स्थानीय मान 9000 होगा। ठीक है। उसी प्रकार 7 का स्थानीय मान, अच्छा अब ये स्थानीय मान में भी इसमें देखो दशमलव वाला मामला कर दिया इसने, 9645.327, तो 7 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 7 बटा दशमलव के कौन से अंक पे है? तीसरे पे, तो 1000 आ जाएगा। और 2 का आएगा 2/100, 3 का आएगा 3/10, 5 का स्थानीय मान 5, 4 का 40, 6 का 600, 9 का 9000। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान व शुद्ध मान क्या होगा? समान होगा। सीधी सी बात है, जो सबसे लास्ट का है वही शुद्ध मान या उसकी स्थानीय मान और शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान समान होगा। ठीक है ना। तो ये जो है दशमलव वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है। और एक चीज़ बता दो, सभी जितने भी स्थानीय मान होंगे ना इनके, जैसे 9000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 2/100 प्लस 7/1000, इन सब का टोटल जब आप करोगे तो यही आएगा आपका 9645.327। ये संख्या आपकी वापस प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो आएगा हमारा पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती, सक्सीडिंग नंबर्स। ठीक है ना। पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, किसी भी संख्या की पूर्व संख्या अर्थात एक कम संख्या उस संख्या की क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? एक कम करती है 999। 800 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 800 - 1 799। डेफिनेशन है, पढ़ लेना बस। सम संख्याएं वह संख्याएं जो पूर्ण दो से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, वो क्या होंगी? आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याओं का इकाई का अंक सदैव क्या होगा? 0 2 4 6 8 होगा। विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्याओं का इकाई का अंक सदैव क्या होगा? 1 3 5 7 और 9 होगा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी विषम संख्या हो जाएगी। एक जो है आपकी सबसे छोटी विषम संख्या है। सिंपल सी बात है, बेसिक बेसिक चीज़ें ये आपको आई होप सबको पता ही होगा। एक बार भाज्यता के नियम भी देख लेते हैं, भाजकता या भाज्य के नियम। ठीक है। तो 2 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी? वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, वो होगी 2 से विभाजित। 3 से विभाजित अंकों का योग क्या हो? 3 का पूरी बार भाग चला जाए तो क्या होगी? 3 से विभाजित। टोटल 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजितता, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 नंबर्स जो होंगे आपके, अगर 4 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या भी होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजितता के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। 6 से विभाजितता के लिए 2 से भी विभाजित हो, यानी 2 को भी सेटिस्फाई करे और 3 को भी सेटिस्फाई करे तो वो 6 को भी सेटिस्फाई कर जाएगी। 7 से भाजकता का नियम, संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करो। कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक लो, दुगुना करो, शेष संख्या में से घटाओ। घटा दिया, यदि शेष संख्या 7 से कट जाए यानी 7 से विभाजित हो जाए तो वह 7 से विभाजित होगी। और ऐसा कब तक करना है? जब तक वो संख्या छोटी नहीं होती जाती। ठीक है। आगे अगर एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 8 से भाज्यता, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या किससे विभाजित हो? 8 से। 4 के लिए क्या था? अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और अंतिम 3 अंकों से विभाजित संख्या अगर 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी किससे होगी? 8 से विभाजित होगी। 9 से भाज्यता, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11 से विभाज्यता, सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो? आपका 11 का गुणा जो सम स्थानों का अंकों का, जैसे आपकी संख्या ले लो रैंडम 2 3 5 7 8 1, तो सम स्थान के अंक कौन से हैं इस पे? जैसे पहले स्थान पर 2 है, दूसरे स्थान पर 3 है, तो सम स्थान पे अंकों का योग कितना जाएगा? 3 प्लस 7, यानी कि 2 3 4 5 6, तो 3 7 और 1 का योग कितना हुआ? 7 और 1 8 और 3 11, माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग 2 7 और 2 5 और 8 है ना,
5 और 2 7, 7 और 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा आपका 15। तो अंतर कितना है मेरे पास -4। क्या ये 11 का गुणज है? नहीं है। तो ये संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित नहीं होगी। ऐसा आपको निकालना है। उसके बाद 13 से विभाजितता, इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में से लगातार जोड़ने पर अंतिम बची हुई संख्या 13 का गुणज होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार 7 का है। 17 से भाज्य, इकाई अंक का 5 गुना शेष संख्या में से लगातार घटाने पर अंतिम बची संख्या 17 से भाज्य होनी चाहिए। लगभग वैसा ही है। उसके बाद 19 से भाज्यता, इकाई का अंक 2 गुना शेष संख्या में लगातार जोड़ते जाते हैं, अंतिम बची संख्या 19 का गुणज, जो लगभग वैसा ही है। तो ये 7, 13, 17 और 19 के थोड़े से आपको ऐसे लग सकते हैं, बाकी तो सब इजी आपको पता भी होंगे। चलो, इकाई का अंक ज्ञात करना, ये भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि इससे भी कभी कभार वो एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए निम्न बातों का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि हमें मेरे हिसाब से होगा, पहले से नहीं होगा तो देख लो। यदि किसी व्यंजक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 यानी 0, 156 हो, तो प्रत्येक घात के लिए इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा, यानी कि इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 4 अंक आपके इकाई में हैं तो उसकी कोई भी घात लगा दो, उसका क्या आएगा? इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही आएगा। नंबर दूसरी बात, यदि किसी व्यंजक के आधार का इकाई का अंक 0, 156 नहीं हो, तो उस स्थिति में हम घात के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को देखेंगे, यानी कि जो बेस है ना, उसमें अंतिम 2 अंक से कौन सी संख्या बन रही है उसको देखना है। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम आधार के इकाई के अंक पर घात 4 लगाकर इकाई का अंक की गणना कर लेंगे। इसका तो सिंपल सा एग्जाम्पल आएगा, तभी समझ में आएगा। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हम घात के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करेंगे। फिर जो प्राप्त शेषफल होगा, उस शेषफल को ही आधार के इकाई के अंक पर नई घात मानकर इकाई अंक की गणना कर लेंगे। नहीं आया होगा समझ में, मुझे भी लग रहा है कि नहीं आया। ठीक है, परंतु लेकिन मैं क्या करूँगा कि आपको जब क्वेश्चंस कराऊँगा तो मैं वहाँ पर भी एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझा दूँगा। इस कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम में हमने संख्याओं के बारे में जानकारी ली, कौन कौन सी संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं, और डेफिनेशंस वगैरह देखी, उनकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ देखी। जो भी था आप वीडियो में सब कुछ देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने लायक हैं। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व या डिस्कस नहीं करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि वो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के बारे में, 3rd ग्रेड लेवल 2 के बारे में। ठीक है, तो आप भ्रमित ना हो, लेवल 2 की ही मैं बात करूँगा। चाहे तो आप लेवल 1 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर टॉपिक अगर उनके कॉमन है तो उनके भी कुछ चीज़ें काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा EMRS या दूसरे एग्ज़ाम्स वाले भी जो भी उनके एक बार सिलेबस चेक कर लें, अगर उनके पास ये टॉपिक है सिलेबस में तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक नंबर 1 जो कि था नंबर सिस्टम, उसके क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस हम करने वाले हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली, कोशिश मेरी ये रहेगी तो कम से कम 100 क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊँ एक टॉपिक के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके जो मित्रगण दोस्त जो भी हैं आपके इसकी तैयारी करने वाले या बीएड करने वाले या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।